हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 34 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। हम अभी अपना शुरू करा था हमने कल से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, जिसमें 7 रीडिंग्स है, जिसमें कि आज हम पूरी अपनी रीडिंग कंप्लीट कर देंगे। रीडिंग नंबर 1 विच इज योर ओवरव्यू ऑफ इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हमने अभी तक पूरा ये देखा कि क्या क्या इनकम उस पर जनरेट हो सकती है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स है। हम जब इक्विटी पोर्टफोलियो को इक्विटीज को इंक्लूड करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और हमने उनके बारे में देखा कि कैसे हम उनको डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स और ये सारी चीजें देखी, हम कैसे उनको अलग अलग सेगमेंट्स में उनको डिवाइड करते हैं ताकि हम उसके और ज्यादा बेनिफिट्स उठा सके सेगमेंट वाइज जब हम उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो अब हम आगे का जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है इस चैप्टर का उसको फिनिश करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने अपने प्रीवियस जो अपना लेक्चर था उसमें इनकम देखा था। अब हम देखने जा रहे हैं कि कॉस्ट क्या क्या है एसोसिएटेड विद ओनिंग एंड मैनेजिंग इक्विटी पोर्टफोलियो। क्या क्या कॉस्ट है जो हम देखेंगे। सबसे पहले हम सबको पता है कि मैनेजमेंट फीस होती है, और सेकंड है हमारा परफॉर्मेंस फीस या फिर इंसेंटिव फीस। ठीक है, हमारे इसमें 5 तरीके की जो फीस है वो होती है। एडमिनिस्ट्रेशन फीस, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और ट्रेडिंग कॉस्ट। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो है मैनेजमेंट फीस है, ये एक्चुअली मेरे भाई बहन है जो ऐसे लड़ रहे हैं। ठीक है, मैनेजमेंट फीस है। मैनेजमेंट फीस में क्या होता है कि जो भी एयूएम है ना, एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये सारी जो भी बहुत सारी जो जैसे मैं फंड मैनेजर हूं और मैं बहुत सारे क्या कर रही हूँ, फंड्स को मैनेज कर रही हूँ, तो मेरे पास एसेट अंडर मैनेजमेंट जितने भी हमारे पास कैपिटल है वो देखेंगे हम। तो उन पर जो 1% या 2% फीस लगती है उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट फीस। ये इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कितना वो परफॉर्मेंस जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो अर्न कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो होती है। ठीक है, ये चाहे कितना भी लॉस हो प्रॉफिट हो, बट इतना हर साल एक जो इन्वेस्टर है उसको देना पड़ता है पोर्टफोलियो मैनेजर को। ठीक है, एज मैनेजमेंट फीस। और ये ना बहुत अच्छे से प्रोस्पेक्टस में पूरा लिखा होता है। ठीक है, कि क्या क्या उसकी फीस स्ट्रक्चर है। ये सब इंडेक्स बेस्ड पोर्टफोलियोज, जो हमें पता है इंडेक्स बेस्ड स्ट्रेटेजीज क्या होती है, जिसमें हम पूरा रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं इंडेक्स के रिटर्न्स को, उसमें मैनेजमेंट फीस बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है। मैनेजमेंट फीस क्या होती है? डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ रिसर्च, जो भी रिसर्च मैं करूंगी, क्योंकि मैं एक्टिव ट्रेड कर रही हूँ, एक्टिव मैनेज कर रही हूँ उस पोर्टफोलियो को, इसकी वजह से जो रिसर्च कॉस्ट होगी वो। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एग्जांपल जो भी सॉफ्टवेयर, ट्रेडिंग, प्रोसेसिंग कॉस्ट और कंप्लायंस, ये सारी चीजें इंक्लूड होगी इसमें। परफॉर्मेंस फीस या इंसेंटिव फीस क्या होती है? इंसेंटिव फीस या परफॉर्मेंस फीस ये होती है जैसे कि हम ना कोई हर्डल रेट, ये लेवल 1 में हमने पढ़ा है कि कोई जैसे 8% का हर्डल रेट है। मान लो मैं ये बोल रही हूँ कि इस पोर्टफोलियो मैनेजर को 8% तो कवर अप करना ही पड़ेगा, ये एक मिनिमम रिटर्न है, इतना उसको करना ही है। उसके ऊपर जो भी वो अर्न करता है रिटर्न, उसको उसमें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, उसको एक परफॉर्मेंस फीस जो कि 20% हो सकती है, 20% हो सकती है परफॉर्मेंस फीस या इंसेंटिव फीस उसको मिलेगी। ठीक है, वो कब मिलती है? जब वो अचीव करता है और आउट परफॉर्म रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स। जब भी ऑब्जेक्टिव्स मीट होते हैं वो तभी मिलती है। ये नहीं कि लॉस हुआ है उसको तब भी परफॉर्मेंस फीस मिलेगी, नहीं, ये इस सिचुएशन में नहीं मिलती। और जब भी फीस कुड बी रिड्यूस फॉलोइंग अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, जैसे ही कोई पुअर परफॉर्मेंस होगी वो रिड्यूस भी हो सकती है। अब ये हाई वाटर मार्क क्या होता है? हाई वाटर मार्क जैसे मान लो एक पोर्टफोलियो है, उसने अभी के इस साल में मान लो 8% का एक हर्डल रेट था, उसने 10% अभी तक मैक्सिमम अचीव कर चुका है। ठीक है, तो उसको मिलेगी एक परफॉर्मेंस फीस मिलेगी। फिर सेकंड पीरियड में मान लो कि जो ये रिटर्न थी 10% अचीव नहीं हुई, ये 6% अचीव हुई। ठीक है, ये मतलब रिटर्न गिर गई, तो इस पूरे ईयर में उसको परफॉर्मेंस फीस नहीं मिलेगी। अब जो तीसरा ईयर है उसको फिर से उसने ना यहां से 10% आ गया उसका। ठीक है, 10% फिर से रिटर्न उसने कमाई। अब हम उसमें क्या, इसको क्योंकि इंक्रीज हुआ है ये 6 से लेके 10, तो क्या उसको परफॉर्मेंस फीस मिलेगी? हाई वाटरमार्क क्लॉज है तो उसको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि 10% तो ये एक टाइम पे अचीव कर चुका है, तो अब फिर से वो 10% पे आ गया। इसने इस चीज को तो ब्रेक नहीं किया, 10% जो हाई वाटर मार्क था उसको लेवल को ब्रेक नहीं किया, तो इसलिए उसको कोई भी परफॉर्मेंस फीस नहीं मिलेगी। और मतलब उसको, मतलब इसमें हाई वाटर क्लॉज में एक ये भी चीज है कि एक ही जो 10% है ना उस पर 2 बार उसको परफॉर्मेंस फीस नहीं मिलेगी, उससे ऊपर जब वो अचीव करे उसको तब मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेशन फीस क्या होती है? कॉर्पोरेट एक्शन, जैसे वोटिंग वगैरह करने जाते हैं। अब हमने पोर्टफोलियो मैनेजर है, अब इन्वेस्टर जो नॉर्मल जो मेरे क्लाइंट है वो तो वोटिंग करने के लिए जाएगा नहीं, तो उसके बिहाफ पे मैं जाऊंगी, तो उन सबके जो कॉस्ट होंगे वो भी एडमिनिस्ट्रेशन फीस पे इंक्लूड होंगे। ठीक है, अगर कोई एक्सटर्नल पार्टीज प्रोवाइड करिए सारी सर्विसेज जैसे कि कस्टडी फीस, डिपॉजिटरी फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, तो ये एक्स्ट्रा चार्ज होगा। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग मार्केटिंग, सेल्स और ये क्लाइंट सर्विसिंग स्टाफ, ये सारी कॉस्ट
एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, स्पॉन्सरशिप कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्रोशर्स और ये अदर कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज और प्रोस्पेक्टिव, जो भी हम जैसे पैम्पलेट्स और कोई भी एडवर्टीजमेंट होगी, ये सब भी बॉन्ड बाय कौन की जाएगी? बाय क्लाइंट। प्लेटफॉर्म फीस जैसे कि मान लो कि हम कोई ट्रेन की बुकिंग कर रहे हैं तो इग्जिगो जैसे एक प्लेटफॉर्म है, या फिर हम कोई जैसे बिजली का बिल दे रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं, तो हम कोई ना कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो उसका जैसे प्लेटफॉर्म फी लगता है, वो सब हमें चार्ज करना पड़ेगा इन सब में। सेल्स कमीशन पेड टू फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ट्रेडिंग कॉस्ट क्या होती है? दो तरह की होती है, एक तो एक्सप्लिसिट और एक होती है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट जो कि दिख सकती है, जो पूरा कॉस्ट है उससे हम उसको बाइफिकेट कर सकते हैं कि हाँ चलो ये ब्रोकरेज कमीशन कॉस्ट है, ये टैक्स है, ये स्टैम्प ड्यूटीज है, ये स्टॉक एक्सचेंज फीस है। बट ऐसी फीस जो हम पूरी कॉस्ट से अलग नहीं कर सकते, जैसे कि बिड ऑफर स्प्रेड, मार्केट प्राइस इंपैक्ट, डिले या फिर स्लिपेज कॉस्ट। ये क्या होती है? डिले और स्लिपेज कॉस्ट क्या होती है? जब मान लो कि मैं इस उसमें ना इस प्राइस पे इस सिक्योरिटी को बेचना चाहती हूँ, बट इन लिक्विडिटी की वजह से मैं उसको नहीं बेच पा रही हूँ, तो इसकी वजह से एक डिले और स्लिपेज कॉस्ट लग रही है, तो उसको हम बोलते हैं, एक ये भी कॉस्ट है कि हम उस फेवरेबल प्राइस पे हम उसको सेल नहीं कर सके। जो टोटल ट्रेडिंग कॉस्ट होता है ना, वो फंक्शन होता है साइज ऑफ द ट्रेड। जितना बड़ा साइज ऑफ द ट्रेड होगा उतना ही टोटल कॉस्ट भी और ज्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग, जितनी ज्यादा ट्रेडिंग होगी कॉस्ट उतनी ज्यादा होगी। द डिग्री टू विच ट्रेड्स डिमांड लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट, जितना ज्यादा वो लिक्विडिटी डिमांड करेगी पूरी मार्केट से, तो उतना ही ज्यादा ट्रेडिंग कॉस्ट होगा, ठीक है। ये नॉट रिवील टू द इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर को हम रिवील नहीं करते हैं। ये पूरा का पूरा जो परफॉर्मेंस रिटर्न जब आ जाता है उसके बाद वो डिडक्ट करते हैं ना, उसमें ही वो अलग से दिख जाता है। अब इसमें बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस एंड इफेक्ट्स ऑन कॉस्ट, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं और अप्रोच क्या होती है। अब इसमें बात करें कि जो इक्विटी पोर्टफोलियो कॉस्ट होती है वो वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइंग स्ट्रेटेजी एंड अप्रोच। अब ये सबको पता है, अगर इंडेक्स बेस्ड स्ट्रेटेजी में ले रही हूँ तो उसमें मैनेजमेंट कॉस्ट या कॉस्ट जितनी भी है वो सारी बहुत ही नेग्लिजिबल होगी। बट अगर मैं वहीं उसी पे एक्टिव मैनेजमेंट कर रही हूँ, एक्टिव मैनेज कर रही हूँ पोर्टफोलियो को, तो मेरी मैनेजमेंट कॉस्ट या जो भी कॉस्ट है वो ज्यादा होगी। Index based strategies tend to charge lower management fees than active strategies. Investment strategies that involve frequent trading demand liquidity, likely to have higher trading costs than longer term buy and hold investment strategies. अब ये है हमारा 6th शेयर होल्डर एंगेजमेंट। शेयर होल्डर एंगेजमेंट यानी कि जब भी कोई एक हम शेयर्स बाय करते हैं तो हमें एक कंपनी में उसको पूरा देख रेख करनी पड़ती है कि उसमें कैसी, मतलब कैसा कैसा पूरा उसका सिस्टम कैसे चल रहा है, उसको प्रोसेस कैसे चल रहा है, हम उन सब चीजों को देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस उसकी पूरी हमें देखना है, एक हमारी ड्यू डिलिजेंस हो जाती है ये, क्योंकि हमने वो शेयर्स लिए हुए हैं और हमारी कंपनी में हमारा एक हिस्सा है, उसमें हम पूरा इक्विटी का जो हमारा पार्ट है वो है, तो उसमें हमारा बहुत ज्यादा नेसेसरी रोल बन जाता है कि हम पूरा जो उसकी ड्यू डिलिजेंस और उसकी कंप्लायंस और गवर्नेंस उनको अच्छे से चेक करें, ताकि वो हमारा और ज्यादा प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। अभी क्या होता है शेयर होल्डर एंगेजमेंट? शेयर होल्डर एंगेजमेंट मतलब एक कंपनी और जब इक्विटी जो शेयर होल्डर्स है उनकी एंगेजमेंट कैसे होती है, कैसे वो उस चीज को, जो चीजें हैं, मतलब जो भी डिस्कशंस होगी, जो भी प्रोसेस होगा, मैं बताती हूँ भी कौन कौन सी चीजें होगी, इन सब पे डिस्कशन होगी, ठीक है। शेयर होल्डर एंगेजमेंट क्या होती है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय इन्वेस्टर्स एक्टिवली इंटरेक्ट विद कंपनीज। इंटरेक्शन जो होती है उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर एंगेजमेंट। इसमें क्या होता है? वोटिंग ऑन कॉर्पोरेट मैटर्स एट जनरल मीटिंग्स एज वेल एज अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये डिस्कस क्या क्या करते हैं? स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं कि कंपनी की क्या क्या स्ट्रैटेजी, प्रोसेस, गोल्स, रिसोर्सेज, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं। एलोकेशन ऑफ कैपिटल, कैसे एक कंपनी एलोकेट करेगी अपने जो भी फंड्स होंगे, जो भी कैपिटल होगा, उसको कैसे कैसे इन्वेस्ट करेगी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, या फिर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करेगी, डिविडेंड्स देगी, या फाइनेंशियल लेवरेज जो उसने लोन ले रखा है उसको पूरा करेगी, क्या क्या उसमें एलोकेशन कैसे करेगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी एंड पॉलिटिकल रिस्क, इसमें क्या है हम इसमें देखेंगे इंटरनल कंट्रोल्स और ऑपरेशंस ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड रिस्क कमिटीज। सबको पता है जो भी एफआरएम करता है तो वो रिस्क कमिटीज में जाता है, ऑडिट कौन करता है? सीए। तो इन सबको भी चेक करने का एक हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। रेम्यूनरेशन क्या होता है? सैलरी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की और जो बड़े बड़े जो एमडी हो गया, जो सीईओ हो गया, इन सब की जो रेम्यूनरेशन सैलरीज है उसको भी कैसे हम उनको इंसेंटिव्स अगर कुछ दे रहे हैं वो भी सब पूरा मीटिंग में डिस्कस होती है। कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अब ये सबको पता है एक डाइवर्स अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पूरी होगा, पूरा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो बहुत डाइवर्स है, बहुत सारे जो उसमें इंडिपेंडेंटली हमने एक इंडिपेंडेंट जगह से एक्सपर्टीज जो है अलग अलग स्किल्स वाले लोगों को ले रखा है, तो उतना ही हमारा अलग अलग व्यू पॉइंट्स आएंगे और इससे हमारा एक्सपर्टीज और एक कल्चर डाइवर्सिटी, ये सब चीजें बोर्ड की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करेगी।
अब इसमें बेनिफिट्स क्या क्या अगर शेयर होल्डर एंगेजमेंट होता है, अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो इससे क्या होगा, असिस्ट करेगी इन डेवलपिंग मोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कल्चर एंड हेंस बेटर कंपनी परफॉर्मेंस। इन्वेस्टर्स के लिए अगर मैं देखूं तो इसमें उनके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, ठीक है, और कैसे वो ऑपरेट कर रही है, कंपनीज कहाँ कहाँ ऑपरेट कर रही है और रेलिवेंट है वो एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर्स में। अब कुछ लोग जो मान लो नहीं कर रहे, वो मतलब मैं अगर एक सिक्योरिटी मैंने ले रखी है, अब जरूरी तो नहीं कि मेरा ही मेजॉरिटी शेयर हो, इसमें और भी ऐसे फंड मैनेजर्स होंगे जिन्होंने इस सिक्योरिटी को बाय किया होगा। तो अगर मैं एक्टिवली बहुत ही ज्यादा एक्टिव हूँ उस पूरे कंपनी में और अच्छे से उसको पूरा देख रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कंपनी जो है मेरी तरफ ही फेवर करेगी कि शेयर कि उसके जो शेयर सब शेयर्स को वो पर्टिकुलरली क्या करेगी, उसको प्रॉफिट करने की कोशिश करेगी। तो उसी सिचुएशन में हम क्या बोल रहे हैं कि फ्री राइडर एक प्रॉब्लम होती है जो इकोनॉमिक्स में पढ़ी है हमने, कि एक इंसान क्या कर रहा है, उसको उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, बट बेनिफिट सबको हो रहा है जो पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहा, ठीक है। और अदर स्टेक होल्डर्स जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, रेगुलेटर्स, गवर्नमेंटल बॉडीज या फिर कोई अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, इनको भी फायदा होगा शेयर होल्डर एंगेजमेंट से। कैसे? एग्जांपल मान लो कि जो शेयर होल्डर्स है वो बोल रहे हैं कि कॉस्ट कटिंग करो, आप थोड़ा ना अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करो और थोड़े जो इन्वेंट्री की मैनेजमेंट है उसको बहुत अच्छा करो। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज को भी तो फायदा होगा, जब कॉस्ट कटिंग होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो उनको भी सैलरीज इंक्रीज होगी। अगर मान लो कोई नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट जैसे कि ईएसजी कंसिडरेशंस की बात करूं तो वो भी बेनिफिट होंगे फ्रॉम शेयर होल्डर एंगेजमेंट। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत कॉस्टली है शेयर होल्डर और कंपनीज के लिए। मैं हर बार अपनी एक कंपनी में जा जाके टाइम दे रही हूँ तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली हो जाएगा। और वो प्रेशर भी करता है कंपनी मैनेजमेंट को शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए एज कंपेयर टू योर लॉन्ग टर्म गोल्स पे जो फोकस करना चाहिए उनको, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म की चीजों को सुधारने में ज्यादा लग जाएंगे एज कंपेयर टू योर लॉन्ग टर्म टारगेट्स। एंगेजमेंट कैन रिजल्ट इन सेलेक्टिव डिस्क्लोजर, सेलेक्टिवली वो कुछ लोगों को, क्योंकि अब जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो हम सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन उनको ही दे पाएंगे और लोगों को नहीं दे पाएंगे, तो इससे एक इनसाइडर ट्रेडिंग वाली चीज इनकलकेट होगी। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि अगर एक पोर्टफोलियो मैनेजर अगर वो इंगेज हो रहा है एक कंपनी में, दैट ऑल्सो हैपन्स टू बी एन इन्वेस्टर इन द मैनेजर्स पोर्टफोलियो, वो इन्वेस्टर भी है। अगर एक कंपनी है, मान लो मैं उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हूँ, बट वो जो कंपनी का ओनर है वो मेरे पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहा है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। अब रोल ऑफ एन इक्विटी मैनेजर इन शेयर होल्डर एंगेजमेंट क्या होता है? वो रेगुलर मीटिंग्स में जाता है विद कंपनी मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टर रिलेशन टीम्स। जो वो टीम्स वो क्या करता है, वो अलग अलग रेगुलर मीटिंग्स में जाएगा, ठीक है। वो बेसिकली एनुअल मीटिंग्स होती है, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग्स हो गई, सेमी एनुअल मीटिंग्स, क्वार्टरली कंपनी रिजल्ट्स जब पब्लिश होने वाले थे उसके बाद इनकी मीटिंग्स होती है। और ये क्या करते हैं, लार्जर फर्म्स में ऑल्सो एम्प्लॉय एन एनालिस्ट दैट फोकस ऑन ईएसजी इशूज। अब ये ईएसजी इशूज बहुत ज्यादा पूरा मतलब लोग बहुत ज्यादा इसको फोकस कर रहे हैं, ईएसजी इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा चल रही है। एक्टिविस्ट इन्वेस्टिंग क्या होती है? जब एंगेजमेंट थ्रू एक्टिविस्ट इन्वेस्टिंग कैन इंक्लूड मीटिंग्स विद मैनेजमेंट, शेयर होल्डर रेजोल्यूशन, लेटर्स टू मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन टू अदर्स। एक्टिविस्ट इन्वेस्टिंग यानी कि कुछ लोग जो बहुत ज्यादा एक्टिव है वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके डिसीजंस को, उसको बोलते हैं एक्टिविस्ट इन्वेस्टिंग। वोटिंग, जो हमें पता है वोटिंग क्या होती है कि हम वोट करते हैं डिफरेंट इश्यूज पे, रेम्यूनरेशन हो गई या कोई एलोकेशन ऑफ कैपिटल, इन सब चीजों पे हम वोटिंग करते हैं। बट अगर मान लो मैंने जो स्टॉक लेंडिंग की कल बात की थी, तो वोटिंग अगर है तो मैं क्या करूंगी, वो जो बोरोवर है, अगर किसी ने नहीं देखा है कि मैंने क्या बताया था स्टॉक लेंडिंग में, तो वो अपना प्लीज प्रीवियस जो लेक्चर 1 है इसी सब्जेक्ट पे, इसी रीडिंग पे, उसको रेफर कर लेना। और इसमें बात की थी मैंने कि स्टॉक लेंडिंग, तो वो बोरोवर क्या करेगा, वो फटाफट से जो लेंडर है वो फटाफट से बोरोवर से ले लेगा वो स्टॉक्स, ताकि वो वोट कर सके, ठीक है। एम्प्टी वोटिंग इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब एक्सरसाइज में बोरो शेयर्स एक्सप्लिसिटली टू एक्सरसाइज द वोटिंग राइट्स अटैच, इसको बोलते हैं हम एम्प्टी वोटिंग इन्वेस्टर्स, ठीक है। प्रॉक्सी, सबको पता है प्रॉक्सी क्या होती है। प्रॉक्सी वोटिंग, जैसे कि मान लो कॉलेज में प्रॉक्सी अटेंडेंस बहुत चलती थी, जब जो लोग नहीं आते थे हम टीचर्स को क्या करते थे कि हाँ चलो बोल देंगे कि वो अटेंडेंस वो आया हुआ है और इधर उधर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी वोटिंग, की शेयर होल्डर है नहीं बट उसके बिहाफ पे कोई और अटेंडेंस या कोई वोट दे रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सी वोटिंग। इक्विटी इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द एक्टिव मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम, अब इसमें बात कर रहे हैं कि एक ये स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम इज ए लाइन, ठीक है। एक तरफ हम इंडेक्स, जो पूरा इंडेक्स बेस्ड स्ट्रेटजीज है कि हम पूरा का पूरा मतलब रेप्लिकेट ही कर रहे हैं, और एक तरफ है हमारी एक्टिव मैनेजमेंट, हमारी पूरी एक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो इसमें ये एक स्पेक्ट्रम है, ये एक लाइन है, हम ये बता रहे हैं कि हमारा पोर्टफोलियो जो होगा वो कैसे, अगर वो यहाँ पे है मतलब वो ज्यादा क्लोज है हमारे इंडेक्स बेस्ड स्ट्रेटजीज पे,
मिडिल में है तो मतलब इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसके भी, अगर ज्यादा यहाँ पर है तो मतलब वो एक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज उसमें ज्यादा है एज कंपेयर टू योर इंडेक्स बेस्ड स्ट्रेटेजीज। अब ये कैसे डिपेंड करता है कि हम कैसे कि हम एक्टिवली क्यों मैनेज करें, तो इसमें कुछ कुछ पोर्शंस दे रखे हैं कि हम कैसे कैसे देख सकते हैं कि कोई एक्टिवली मैनेज क्यों करता है। जब उसको कॉन्फिडेंस होगा कि वो आउट परफॉर्म कर सकता है, किसमें कॉन्फिडेंस होगा कि उसको कॉन्फिडेंस है इन मैनेजर्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस ऑफ अदर मैनेजर्स और अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज। क्लाइंट प्रेफरेंस, मान लो कि कोई क्लाइंट की प्रेफरेंस है कि वो चाहता है कि एक्टिवली वो मैनेज हो, अल्फा जनरेट हो सके, इस वजह से हम क्लाइंट की प्रेफरेंस है कि हम इंडेक्स बेस में करें या फिर जस्ट अ सेकंड, बीच बीच में पता नहीं इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल हो रहा है। हाँ तो ठीक है, इसमें क्या है, क्लाइंट की प्रेफरेंस हो सकती है कि वो इंडेक्स बेस्ड करना चाहता है या फिर वो अपना एक्टिवली मैनेज करना चाहता है। सूटेबल बेंचमार्क, कोई बेंचमार्क, मान लो एक्टिव मैनेजर्स नॉर्मली मस्ट हैव बेंचमार्क्स with sufficient liquidity of underlying securities and the number of securities underlying the benchmark typically must be broad enough to generate sufficient alpha। अब हम सबको पता है कि अगर एक पोर्टफोलियो मैनेजर पूरा पोर्टफोलियो बना रहा है, पूरा उसने ना फोकस उसका पोर्टफोलियो ही बनाने पर है, बट इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या बोल रहे हैं कि चलो पोर्टफोलियो बना लिया, सबसे ज्यादा मेहनत और सबसे ज्यादा जो भी टाइम लगाते हैं ना पोर्टफोलियो मैनेजर, जनरली वो पोर्टफोलियो बनाने में लगाते हैं, बट इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम बेंचमार्क जो है ना उस पर भी ध्यान दें, क्योंकि बेंचमार्क ही तो है जिसके कंपैरिजन या जिसके रिलेशन में हम क्या करेंगे, अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को बताएंगे। जितने भी एनालिसिस होंगे, एट्रीब्यूशन एनालिसिस जो होते थे, वो सारे जो परफॉर्मेंस हमने परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाले उसमें पूरे सब्जेक्ट में देखा है, तो जो एट्रीब्यूशंस होगी, जो भी एनालिसिस होगी, वो तो बेंचमार्क के रिलेशन में होगी। तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम एक अच्छा बेंचमार्क को चूज करें। वो मैं अभी बताऊंगी बेंचमार्क सिलेक्शन वाले, अभी हम पढ़ेंगे इन फर्दर इन दिस फर्दर चैप्टर कि हम बेंचमार्क की जो कैसे बेंचमार्क्स ढूंढते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो बेंचमार्क्स होंगे ना इतना अच्छे होने चाहिए, सफिशिएंट लिक्विडिटी होनी चाहिए और इतने सिक्योरिटीज तो एटलीस्ट होने चाहिए जिसकी वजह से वो इन्वेस्ट कर सके, वो इन्वेस्टर, ताकि वो एक अल्फा जनरेट कर सके। क्लाइंट स्पेसिफिक मैंडेट्स के होते हैं, मान लो कि क्लाइंट ही बता रहा है कि जैसे मैंने बताया था RRTTLU रटलू जो कल बताया था, जो यूनिक फैक्टर्स है उसमें ESG कंसिडरेशंस है। अगर ESG कंसिडरेशंस किसी इन्वेस्टर के, तो ESG इंडेक्स अभी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए हैं बट वो हो रहे हैं। तो अगर कोई ESG कंसिडरेशन है तो उसकी वजह से हमें उस चीज को एक्टिवली मैनेज करना ही पड़ेगा। रिस्क कॉस्ट ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट, हम सबको पता है कि एक्टिव इक्विटी मैनेजमेंट मोर एक्सपेंसिव देन इंडेक्स वाली चीज, और की परसेंट रिस्क जो होता है ना वो एक मेजर रिस्क है इस पूरे एक्टिव मैनेजमेंट में। की परसेंट रिस्क क्या है कि मान लो ये जो पूरा पोर्टफोलियो है उसके रिटर्न एक जो इंसान है या दो तीन टीम है, दो तीन लोगों की टीम जो है उसके ऊपर ही वो रिटर्न अर्न कर रहा है। बट इसमें क्या होगा, तो मान लो कि अगर वो चला जाता है उस कंपनी को छोड़कर, या फिर मान लो कुछ भी और कुछ हो सकता है उस पर्सन के साथ, या तो वो डेथ हो सकती है उस पर्सन की, तो उसके जो रिस्क है वो उसकी बात करें कि वो भी एक कॉस्ट है एक्टिव मैनेजमेंट में। टैक्सेस क्या है, अब जो मान लो हम सबको पता है कि जैसे कि हम ITR जब भी भरते हैं तो हम एक्सपेंसेस को ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर ताकि हमारी जैसे सेल्स हुई है, इतने % की सेल्स हुई है, तो हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसेस दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो प्रॉफिट है ना वो बहुत कम दिखे, जो हमारी सैलरी या प्रॉफिट वाला जो बिजनेस का पोर्शन है उसमें कम दिखे, ताकि हम उस पर टैक्स कम दे सके। तो वैसे ही एक्टिव स्ट्रेटेजीज क्या करती है, वो डिजाइन ऐसे करी जाती है ताकि वो मिनिमाइज कर सके टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनकम ऑफ गेन्स एंड इनकम एट द एक्सपेंस ऑफ हायर ट्रेडिंग कॉस्ट। एडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स बेस्ड स्ट्रेटजीज क्या है, एडवांटेज क्या है इनकी, कि एक तो उसको जो पोर्टफोलियो मैनेजर को है वो जो सिक्योरिटी सिलेक्शन की बात करते हैं कि हम बहुत अच्छी सिक्योरिटी सिलेक्शन कर रहे हैं एक्टिव मैनेजर, तो बट वो क्या करते हैं, ऐसा जितना वो रिटर्न, जितना उनका कॉस्ट होता है ना उतना वो रिटर्न नहीं दिखा पाते, तो इसकी वजह से वो जस्टिफाई जो बेनिफिट्स है ना डू नॉट जस्टिफाई द कॉस्ट। तो इससे बेहतर है कि हम इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टिंग ही करते हैं ना, जब वो अच्छे से अल्फा कमा भी नहीं पा रहे और जितना वो कॉस्ट ले रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए उतना उसका बेनिफिट हो नहीं रहा है, तो इससे अच्छा कि हम इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं। और इंडेक्स बेस्ड जो स्ट्रेटेजीज होती है ना वो एक बेसिस, एक एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस पे बेस्ड है, कि ये बोलते हैं कि जितने भी प्राइजेस है ना वो बहुत, हमारे जो इन्वेस्टर्स है वो रैशनल है, हमारे जो भी कुछ भी इनएफिशिएंसी आएगी मार्केट में वो फटाफट से प्राइस में दिख जाएगी, ठीक है, और रिफ्लेक्ट कर जाएगी उस प्राइसेस में, तो इसकी वजह से हम कोई भी एक्स्ट्रा जो रिटर्न है वो जनरेट नहीं कर सकते। जो इंडेक्स बेस्ड स्ट्रेटेजीज की एक और एडवांटेज है कि उसमें फ्यूअर पर्सनल लोग कम लगते हैं, फ्यूअर टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज कम लगते हैं, लेस टाइम स्पेंड होता है, प्लस ऑल्सो फीस भी बहुत कम है, और मैनेजर सीकिंग टू ट्रैक एन इंडेक्स कैन जनरली अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। ये है हमारा लास्ट अपना जो सब टॉपिक है आज का टास्क का, वो है हमारा बेंचमार्क सिलेक्शन। बेंचमार्क की सिलेक्शन हम कैसे करते हैं।
अब इसमें बोल रहे हैं कि जो इंडेक्स हम भी जो भी चूज करने जा रहे हैं फॉर इंडेक्स बेस्ड स्ट्रेटेजीज, उसकी 3 क्राइटेरिया। इंडेक्स बेस्ड स्ट्रेटेजीज हम सबको पता है एक इंडेक्स को क्या करती है, वो रेप्लिकेट करने की कोशिश करती है। मान लो मैंने निफ्टी 50 है और मैं एक इंडेक्स बेस्ड ना पूरा पोर्टफोलियो बना रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, जो भी निफ्टी 50 के ट्रेड, जो भी निफ्टी 50 के शेयर्स होंगे उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूंगी, वेट्स के साथ साथ सेम सब चीज रखते हुए जो भी निफ्टी अर्न करेगा वही मेरा पोर्टफोलियो भी अर्न करेगा। तो बट इसके जो इंडेक्स होगा, जो मेरा इंडेक्स होगा निफ्टी 50, उसमें क्या होना चाहिए, उसके 3 ऐसे रिक्वायरमेंट्स बोले इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जब हम अप्लाई कर सकेंगे। रूल्स बेस्ड होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और इन्वेस्टेबल होनी चाहिए। इन्वेस्टेबल, ट्रांसपेरेंट, अभी मैं बताती हूँ उसका मतलब। रूल्स बेस्ड मतलब कि इंक्लूड क्राइटेरिया फॉर इंक्लूडिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक और फ्रीक्वेंसी विद विच वेट्स आर रीबैलेंस। फ्रीक्वेंसी भी हमें बतानी पड़ेगी, कितना वेट्स जो रीबैलेंस होगा। जो इंडेक्स रूल्स होंगे, रूल्स होने चाहिए मतलब कि तुम कैसे उसकी रीबैलेंसिंग कर रहे हो, कितनी फ्रीक्वेंसी पे कर रहे हो, क्यों उस स्टॉक को डाल रहे हो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव और कंसिस्टेंट होना चाहिए, प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब जो भी तुम्हारे जो इसमें रूल्स है ना, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि जो शेयर्स है निफ्टी 50 में, वो इंडेक्स विदाउट एनी ब्लैक बॉक्स मेथोडोलॉजी, साफ साफ वो मेथोडोलॉजीज आनी चाहिए कि वो कैसे उसमें आ रही है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू आ रही है, प्राइस वेटिंग के हिसाब से आ रही है, इक्वल वेटिंग के हिसाब से, ये सारी चीजें पूरा ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। इन्वेस्टेबल मतलब कि हम उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी 50 के अगर मैं शेयर देखूं तो उनमें मैं पूरा इन्वेस्ट कर सकती हूँ किसी एक शेयर में, अगर मैं करना चाहूँ। ऐसा नहीं कि मैं उस किसी पर्टिकुलर, जैसे हेज फंड के फंड्स होते हैं उसमें हम ना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हमें इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही नहीं पता होता। अब जो पॉलिसीज जो है इंटेंडेड टू लिमिट स्टॉक माइग्रेशन, स्टॉक माइग्रेशन क्या होती है, जैसे स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप लार्ज कैप बन गई, ठीक है, लार्ज कैप क्या हो गई, स्मॉल कैप मिड कैप बन गई, मिड कैप लार्ज कैप बन गई। तो ये स्टॉक माइग्रेशन, जैसे जैसे उसकी कैपिटलाइजेशन इंक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होगा, वैसे वैसे स्टॉक्स इधर उधर मूव करते जाएंगे, तो इससे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसको एक ठीक करने के लिए ना, माइग्रेशन फ्रॉम स्मॉल कैप टू, उसमें क्या 2 पॉलिसीज है, 2 बेसिकली इन्होंने वो दे रखे, मिटिगेशन माइग्रेशन की जो प्रॉब्लम है इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 इन्होंने बता रखा है। एक होता है बफरिंग और एक होता है पैकेटिंग। बफरिंग होता है हम जो भी एक रेंज बना देंगे कि इसके, जैसे मान लो कि ये स्मॉल कैप की रेंज बना दी मैंने कि इससे ऊपर, जैसे मान लो कि 50 है, ठीक है, 50 से ऊपर जो भी जिसकी भी कैपिटलाइजेशन जाएगी वो हम मिड कैप में डाल देंगे। बट मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगी, मैं ना एक रेंज बना दूंगी। यहाँ पे मान लो मैं ले रही हूँ 60 और यहाँ पे ले रही हूँ मैं 40, तो मैंने बोल दिया कि अगर 60 से ऊपर जाएगा तब मैं मिड कैप पे डालूंगी, 40 से नीचे जाएगा तब मैं और माइक्रो स्मॉल कैप में डाल दूंगी। बट अगर ये रेंज बना दी तो इसके अराउंड जो भी चीजें होगी तो लेस वॉलिटिलिटी क्रिएट हो सकती है, इसको हम बोलते हैं बफरिंग। पैकेटिंग क्या होती है, पैकेटिंग मतलब स्प्लिटिंग स्टॉक पोजीशन इनटू मल्टीपल पार्ट्स। अब मैं बात कर रही हूँ कि एक जो पूरा हमारा स्टॉक था ना वो मिड कैप से वो लार्ज कैप में जाने लग रहा है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जाने लग रहा है तो हम ये नहीं कि फटाफट से उसका जो पूरा पोर्शन है वो लार्ज कैप में डाल देंगे, हम उसको ना स्प्लिट कर देंगे, या तो इनटू हाफ कर देंगे, अपने जो भी प्रोपोर्शन में हम उसको हाफ हाफ या कर देंगे। चलो हाफ हाफ कर देते हैं, हाफ हाफ कर दिया, हाफ पोर्शन हमारा मिड कैप में रहेगा, हाफ पोर्शन हमारा लार्ज कैप में रहेगा, ठीक है। तो फिर हम अगले दिन आएंगे, देखेंगे कि क्या वो लार्ज कैप में ही है, मतलब उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अभी लार्ज कैप में ही है, और जितने भी उसके और एट्रीब्यूट्स चेक करेंगे, अगर वो लार्ज कैप में है तो हम जो 50% हमारा मिड कैप पे था हम वो सारा पैसा डालकर लार्ज कैप में ही डाल देंगे। तो इसको बोलते हैं हम पैकेटिंग। अब इसमें बोल रहे हैं कि कंसिडरेशंस हमें क्या क्या चूज करनी, क्या क्या कंसिडरेशंस होती है जब हम चूज करते हैं बेंचमार्क का इंडेक्स। डिजायर्ड फैक्टर एक्सपोजर्स विच इज ड्रिवन बाय आईपीएस, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो भी स्टेटमेंट्स होगी उसमें जो भी फैक्टर एक्सपोजर्स होंगे उनके बेसिस पर होगा, ठीक है। ज्योग्राफिक मार्केट सेगमेंट के हिसाब से हमारा हो सकता है कि हम बेंचमार्क सेलेक्ट करें, साइज के हिसाब से अगर मैं लार्ज कैप का पूरा अपना पोर्टफोलियो बनाती हूँ लार्ज कैप वाले इंडेक्स लूंगी, कोई स्टाइल है या कोई मेरे रिस्क फैक्टर्स, एग्जांपल वॉलिटिलिटी वाला इंडेक्स ले रही हूँ मैं, ये सब चीजें। अब इसमें बोल रहे हैं कि इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजीज, कैसे इंडेक्स कंस्ट्रक्ट होता है, 2 तरीके हैं, 2 मतलब 2 नहीं है, ये तो मेथड्स है, ठीक है, डिफरेंट जो 5 मेथड्स है, बट इसमें एक एग्जॉस्टिव और एक सेलेक्टिव। एग्जॉस्टिव में हम सारे का सारा, जैसे इकोनोमेट्रिक्स अगर किसी ने पढ़ी है तो हम पूरा जो पॉपुलेशन है पूरा इंक्लूड कर रहे हैं अपने सैंपल, पूरा सैंपल तो नहीं बोलेंगे, फिर हम पूरा अगर पॉपुलेशन को ही इंक्लूड कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में तो उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव स्टॉक इंक्लूजन। बट अगर मैं उसमें से ना एक पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें से मैं कुछ कुछ उसके एट्रीब्यूट्स जो उसको पूरा पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं अच्छे से, उनको मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, एक सैंपल बना रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक सेलेक्टिव अप्रोच हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें अब ये बोल रहे 2 तरीके हैं बेसिकली, ये इंक्लूजन मेथड्स है, ठीक है। वेटिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अभी हमारे क्या बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे जो भी इंडेक्स बनेंगे वो इन बेसिस पर ही बनते हैं, या तो मार्केट कैप वेटिंग या फिर प्राइस वेटिंग या फिर इक्वल वेटिंग, फंडामेंटल वेटिंग, वॉलिटिलिटी वेटिंग्स।
अब मार्केट कैप वेटिंग क्या होती है, जब हम एक जो सिक्योरिटी है उसका जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है डिवाइडेड बाय जो पूरी हमारी पोर्टफोलियो है, पूरे बेंचमार्क का या इंडेक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, हम पूरा एक जो सिक्योरिटी की मार्केट कैप डिवाइड बाय टोटल मार्केट कैप। प्राइस वेटिंग क्या होती है, जब हम जो प्राइस पर शेयर है, एक शेयर का जो प्राइस है डिवाइड बाय जो हम जितने भी शेयर प्राइसेस है उनको ऐड करके डिवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइस वेटिंग। अब इसमें स्टॉक स्प्लिट अगर हो जाता है तो इसमें बहुत ही इंडेक्स कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि जो न्यूमरेटर और डिवाइजर दोनों चेंज हो जाते हैं। एजम्पशन इसमें क्या है कि जो सेम नंबर ऑफ शेयर्स इज हेल्ड इन ईच कंपोनेंट स्टॉक इज अ शॉर्ट कमिंग, क्योंकि लोग ऐसा नहीं करते, बिकॉज फ्यू मार्केट पार्टिसिपेंट इन्वेस्ट इन दैट वे। इक्वल वेटिंग क्या होती है, इक्वल वेटिंग यानी कि जब भी कोई कंपोनेंट स्टॉक है ना उसको हम वेट दे रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ इट्स मार्केट कैप, शेयर प्राइस और अदर फैक्टर्स, हम उसको एक अलग ही अपना इक्वल वेटिंग दे रहे हैं। पूरे जितने भी इंडेक्स में सिक्योरिटीज है उनको सबको इक्वल वेट दे रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट, किसी भी मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई लार्ज कैप है या स्मॉल कैप है, मिड कैप है, उसको नहीं देख रहे, प्राइस को भी नहीं देख रहे, हम इक्वल वेट्स दे रहे हैं। ठीक है, इक्वल वेट्स देने की वजह से इट प्रोड्यूसेस हायर वॉलेटिलिटी, रिक्वायर रेगुलर रीबैलेंसिंग और लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी। अब फंडामेंटल वेटिंग क्या होती है, फंडामेंटल मतलब फंडामेंटल जो फैक्टर्स है जैसे कि पीई रेशियोज, कोई जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे सेल्स हो गई, इनकम हो गए, इन सबको हम न्यूमरेटर में ले रहे, फिर उसी चीज को जो बाकी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो रिमेनिंग सम करके उसको डिवाइड करें, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल वेटिंग। वॉलेटिलिटी वेटिंग क्या होती है, जब हम कैलकुलेट करते हैं वॉलेटिलिटी ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक और उसको डिवाइड करते हैं जो भी मतलब बाकी के हमारी पूरी जो बाकी के और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, एंड वेट्स द इंडेक्स बेस्ड ऑन द इनवर्स ऑफ ईच स्टॉक्स रिलेटिव वॉलेटिलिटी। ठीक है, अब इसमें बोल रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं ये इंडेक्स है हमारा, ठीक है, अब ये कितना कंसंट्रेटेड है, कितना एक सिक्योरिटी, अगर मेरा पूरा पोर्टफोलियो बना हुआ है तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि लार्ज कैप कितना ज्यादा मेरे पोर्टफोलियो में कंसंट्रेटेड है, कोई भी अगर स्टॉक है मैंने कितना ज्यादा उसको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया हुआ है, जिसकी वजह से मेरे रिटर्न और रिस्क के जो फैक्टर्स है वो भी उसमें आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक सिंगल ही सिक्योरिटी लूंगी तो जो पूरा मेरा पोर्टफोलियो है वो उसको इम्पैक्ट करेगा, वो जो उसके जो भी रिस्क और रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वही पूरा का पूरा एक शो करेगा मेरे पोर्टफोलियो के रिटर्न और रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स को। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई हाई डिग्री ऑफ स्टॉक कंसेंट्रेशन है मेरे पोर्टफोलियो में तो हम बोलते हैं उसको कि वो अनडाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड मतलब बहुत सारे हम अलग अलग सिक्योरिटीज ले रहे हैं, ना कि सिर्फ एक सिंगल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक ये बहुत डिफिकल्ट सा नेम है, इसको हम बोलते हैं HHI, जो एक मेजर है जिसको हम देखते हैं कि कैसे हमारा कंसंट्रेशन रिस्क देख सकते हैं कि कौन सी सिक्योरिटीज में कैसे ज्यादा कितने कितने उसके एलोकेशन है। तो हम वो कैसे देखते हैं, जितना भी उसका वेट है, मान लो A एक सिक्योरिटी है वो 50% है, ठीक है, 0.5, B है हमारी 0.2 20%, C है हमारी 0.3, ये वेट्स हो गए। तो जब मैं इनका स्क्वायर कर दूंगी और फिर इन सबको ऐड कर दूंगी ना, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, मेरी एक HHI पूरा मेरा मेजर निकल जाएगा। ठीक है, अब इट कैन रेंज फ्रॉम 1/n टू 1, अगर 1/n है मतलब वो इक्वली वेटेड है। ठीक है, इक्वली वेटेड है, 1/n मतलब जैसे 0.5 है तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा 0.5 ही आएगा, क्योंकि अगर मैं 1 के कंपैरिजन में ले रही हूँ, ये 3 है इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, और 1 है तो मतलब वो एक सिंगल ही सिक्योरिटी, उस पर पूरा का पूरा वैल्यू जो है 1 है, तो मतलब पूरा पोर्टफोलियो सिंगल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है, सिंगल सिक्योरिटी। अब मैं बात करूं कि इफेक्टिव नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने होने चाहिए, तो वो होना चाहिए 1/, HHI वाला जो है उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ स्टॉक्स होने चाहिए। अब इसमें ना एक एग्जांपल था कि एक जो इंडेक्स को इन्होंने पूरा ना इसको देखा इफेक्टिव नंबर ऑफ स्टॉक्स निकालने के लिए, उसके कंसंट्रेशन निकालने के लिए, तो एक पता नहीं कौन सा इंडेक्स था, FTSE 100 था या पता नहीं कौन सा था, तो 100 उसमें सिक्योरिटीज है इंडेक्स में, तो बट उसको जब हमने इफेक्टिव नंबर ऑफ स्टॉक्स निकाला तो वो आया 25। मतलब इसमें ये बोल रहे हैं कि पूरे इंडेक्स की जो सिक्योरिटीज है ना, बेशक 100 ले रखे बट उसकी कंसेंट्रेशन जो है ना वो 25 के ही अराउंड है। अगर मैं उसको कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी ना तो वो 20 जो 100 सिक्योरिटीज है वो 25 वो बनेगी कैटेगरीज, और उसके ही मतलब पूरा उसके ही अराउंड वो मूव कर रहा है, ना कि 100 के अराउंड। रीबैलेंसिंग क्या होता है, जब हम पोर्टफोलियो के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके वेट्स को जब वो प्राइस चेंज हो रहे हैं, मर्जर्स हो रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज हो रही है जिससे कि हमने ये पढ़ा है एसेट एलोकेशन में कि एक हमने हमारा टारगेट वो है, हमारा टारगेट है कि ये हम लोगों को हमारा टारगेट एलोकेशन है, बट वो प्राइस के और बाकी की चीजों के हिसाब से वो चेंज हो जाता है, तो हमें रीबैलेंस करने पड़ते हैं उसके वेट्स। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, जब भी कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम एक इंडेक्स, मतलब निफ्टी 50 है और उसमें ना 50 स्टॉक्स, हम सबको पता है 50 स्टॉक्स है, अगर मैं एक स्टॉक अगर निकाल रही हूँ, डिलीट कर रही हूँ और ऐड कर रही हूँ, तो इसको मैं क्या बोल रही हूँ, उसको मैं बोल रही हूँ रिकॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल, मैं ITC को निकाल रही हूँ और कोई और जैसे मारिको या फिर और कोई और स्टॉक को अगर मैं इंक्लूड कर रही हूँ तो इससे बोलूंगी मैं निफ्टी 50 की मैंने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है वो,
ठीक है, डिलीटिंग नेम्स that are no longer in the index and adding names that have been approved as new index members. With this, we have completed our first reading of portfolio construction, that is your overview of equity portfolio management. अब हम कल से शुरू करने जा रहे हैं अपना एक न्यू चैप्टर, ओवरव्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. अभी हमने पूरा देखा कि पोर्टफोलियो में जब हम इक्विटी सिक्योरिटीज डालते हैं तो उसमें हम कैसे उसको मैनेज करते हैं. फिर हम देख रहे हैं कि जो अगर हम फिक्स्ड इनकम की जो सिक्योरिटीज है वो डाल रहे हैं तो उससे क्या इनकम होगी, क्या कॉस्ट होगी, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट अपने रीडिंग में देखेंगे. ठीक है, और अगर किसी को कुछ भी डाउट है कमेंट कर लेना. और एक मोस्ट अवेटेड जो वीडियो है ना, जो टिप्स एंड ट्रिक्स पे मेरे से बहुत बार लोगों ने बोली है कि आप लेवल 1 और लेवल 2 के टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ, तो वो भी बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है. तो यही मेरे को बताना है. ठीक है, ये फटाफट से बहुत ही जल्दी आने वाली है, ये वाली वीडियो 1-2 दिन में ही आ जाएगी. ठीक है, और ऑल द बेस्ट, हैप्पी स्टडिंग, कीप लर्निंग, स्टे एक्टिव, स्टे कंसिस्टेंट. ओके, बाय, साइनिंग ऑफ.